तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम टाइम डायलेशन का डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मान लीजिए एस और एस डैश जो है वो दो फ्रेम्स हैं, राइट। ये दोनों इनर्शियल फ्रेम्स हैं। इनर्शियल फ्रेम्स का मतलब है इन दोनों फ्रेम्स पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, राइट। दे आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो सपोज फ्रेम एस जो है वो रेस्ट पर है और फ्रेम एस डैश जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से, जो कि वेरी हाई है कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट, c, उससे x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। सपोज t इक्वल टू 0 सेकेंड पर दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहे थे, राइट। उसके बाद मैंने स्टॉप वॉच को ऑन किया और फ्रेम एस डैश जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से x डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू किया। तो t सेकंड के बाद फ्रेम एस डैश जो है वो फ्रेम s से vt डिस्टेंस की दूरी पर होगा, क्योंकि अगर ये एक सेकंड में v डिस्टेंस चल रहा है तो t सेकंड में इसने vt डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, राइट। मान लीजिए o और o डैश जो है वो दो ऑब्जर्वर्स हैं। o जो है वो फ्रेम s में है, ये ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, तो इस ऑब्जर्वर को हम अर्थ पर मान सकते हैं और फ्रेम s को हम अर्थ ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ जो है हमारे लिए एक रेस्ट फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है। ऑब्जर्वर o डैश जो है वो फ्रेम s डैश में है, जो कि कांस्टेंट हाई वेलोसिटी v से x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, राइट। तो इस ऑब्जर्वर o डैश को हम कोई एस्ट्रोनॉट ले सकते हैं। मान लीजिए ये एक क्लॉक है जो कि फ्रेम s में है, राइट, यानी कि ये क्लॉक हमने अर्थ पर ली है। तो ये क्लॉक जो है ऑब्जर्वर o से रेस्ट पर है, उससे ये कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं रख रही है। सपोज p कोई पॉइंट है स्पेस में, तो इस पॉइंट पर, पॉइंट p पर दो सक्सेसिव इवेंट्स हुए। तो सक्सेसिव इवेंट्स क्या हुए हैं? हमने दो सक्सेसिव लाइट सिग्नल्स को एमिट किया है कुछ टाइम इंटरवल के बाद, राइट। तो सपोज मेरा पहला लाइट सिग्नल जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर O तक t1 सेकेंड्स में पहुंचता है और मेरा जो दूसरा लाइट सिग्नल है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर O तक t2 सेकेंड्स में पहुंचता है। तो कहने की बात है कि ये मैं बात t इक्वल टू 0 सेकेंड्स से ही कर रहा हूं, जब मेरी स्टॉप वॉच जो है वो 0 सेकेंड पर थी, राइट। उसी के रेफरेंस में ही बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए फर्स्ट सिग्नल जो है लाइट सिग्नल जब ऑब्जर्वर O तक पहुंचा तो वो t1 सेकेंड में पहुंचा, और जो सेकेंड लाइट सिग्नल है वो जब ऑब्जर्वर O तक पहुंचा तो t2 सेकेंड्स के बाद पहुंचा, राइट। तो इन दोनों लाइट सिग्नल्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर O ने क्लॉक में रिकॉर्ड किया है, जो कि एक्चुअली इसी की घड़ी है, क्योंकि ये इसके हाथ पे ही बंध रही है, क्योंकि ये इससे रिलेटिव मोशन में नहीं है, राइट। वो है, लेट मी टेक दिस टाइम एज कैपिटल T नॉट, राइट। सो दिस कैपिटल T नॉट इज इक्वल टू T2 माइनस T1, राइट। तो इस टाइम को हम प्रॉपर टाइम कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये प्रॉपर टाइम वो टाइम है जो हम अर्थ की घड़ी में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अर्थ पर रहते हुए, जब हमारे और घड़ी के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी कि जो भी टाइम हम अपनी घड़ी में रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट इज ऑल प्रॉपर टाइम। हमारे लिए 24 घंटे का दिन 24 घंटे ही होगा, राइट। सो दैट इज ऑल प्रॉपर टाइम। तो मान लीजिए ये फर्स्ट लाइट सिग्नल मूविंग ऑब्जर्वर O डैश को t1 डैश सेकेंड में मिल रहा है, राइट। और
सेकेंड लाइट सिग्नल जो है वो मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश को t2 डैश सेकेंड के बाद मिल रहा है, राइट। तो दोनों बातें हमने t इक्वल टू 0 सेकेंड से ही कर रहे हैं, राइट। नाप में t इक्वल टू 0 सेकेंड से ही रहा हूं। तो लॉरेंस की ट्रांसफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश को जो ये लाइट सिग्नल फर्स्ट लाइट सिग्नल मिलेगा वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ डैश के कंपैरिजन जल्दी मिलेगा, राइट, क्योंकि ईथर जो है वो मूविंग है। तो t1 डैश जो है वो t1 से कम होगा। और इसी तरह से इस ऑब्जर्वर ओ डैश को जो सेकंड लाइट सिग्नल, राइट, मिलेगा वो भी स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ से जल्दी मिलेगा। तो t2 डैश जो है वो भी t2 से कम होगा। लेकिन इन दोनों लाइट सिग्नल्स के बीच का जो टाइम इंटरवल मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश रिकॉर्ड कर रहा है वो है कैपिटल T। सो दिस कैपिटल T विल बी इक्वल टू t2 डैश माइनस t1 डैश, राइट। तो ये जो टाइम इंटरवल है जो मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश ने रिकॉर्ड किया है इन दोनों लाइट सिग्नल्स के बीच में, वो इस टाइम इंटरवल से जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर ने रिकॉर्ड किया है इन दोनों लाइट सिग्नल्स के बीच में ज्यादा होता है, राइट। तो इस तरह से मूविंग ऑब्जर्वर के लिए ये टाइम इंटरवल डायलेटेड है, ये टाइम इंटरवल बढ़ रहा है। सो दिस कैपिटल T इज कॉल्ड एज डायलेटेड टाइम, राइट। सो डायलेटेड टाइम वो टाइम है जो एक्चुअली मूविंग ऑब्जर्वर हमारी पृथ्वी की घड़ी से रिकॉर्ड कर रहा है, राइट, जब वो उसके साथ रिलेटिव मोशन में है। तो जो भी ऑब्जर्वर हमारी अर्थ से या एस्ट्रोनॉट हमारी अर्थ से उस टाइम को, हमारी अर्थ की घड़ी से उस टाइम को रिकॉर्ड कर रहा है वो ग्रेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव ए वीडियो कॉन्फ्रेंस लेक्चर ऑन अर्थ ऑफ से 50 मिनट्स, राइट, तो ये 50 मिनट्स अर्थ की घड़ी ने रिकॉर्ड किया, मैंने भी इसको 50 मिनट्स अपनी घड़ी में रिकॉर्ड किया क्योंकि मेरी घड़ी मेरे से रिलेटिव मोशन में नहीं है। लेकिन मैं अर्थ की घड़ी से ही जब बात कर रहा हूं और अर्थ की घड़ी से ही जब इस टाइम को कोई अंतरिक्ष यात्री रिकॉर्ड कर रहा है जो कि अर्थ की घड़ी से रिलेटिव मोशन में है, तो उसके लिए ये टाइम 50 ना होकर 50 से ज्यादा होगा। और वो कितना ज्यादा होगा वो उसके रॉकेट की वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, राइट। तो इस तरह से लाइट सिग्नल, तो दोनों लाइट सिग्नल मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश को जल्दी मिलते हैं कंपेयर टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ, बिकॉज ईथर मूविंग है। लेकिन इन दोनों लाइट सिग्नल्स के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है वो मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए लॉन्गर होता है कंपेयर टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ, और इसे टाइम डायलेशन कहते हैं, राइट। सो ये डायलेटेड टाइम जो है हमेशा प्रॉपर टाइम से ग्रेटर होता है। बात हम हमेशा पृथ्वी की घड़ी की ही करते हैं, राइट। एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो अर्थ पर है उसके लिए और एक मूविंग ऑब्जर्वर जो अर्थ से रिलेटिव मोशन रख रहा है। So let us consider two inertial frames. Let frame S is at rest and frame S dash is moving with constant velocity v, which is very high comparable to velocity of light in x direction, right? So let P is any point in space at which two successive events of two light signal emission take place. तो मान लीजिए P को पॉइंट है स्पेस में जिससे दो सक्सेसिव इवेंट्स हुए जिन्हें हम दो सक्सेसिव लाइट सिग्नल एमिशन कह सकते हैं। लेट द लाइट सिग्नल रीचेज ऑब्जर्वर O in frame S at time t1 and t2 respectively, राइट। तो पहला लाइट सिग्नल स्टेशनरी ऑब्जर्वर O तक t1 सेकंड में पहुंचा और दूसरा लाइट सिग्नल स्टेशनरी ऑब्जर्वर O तक t2 सेकंड में पहुंचा। लेट द लाइट सिग्नल रीचेज ऑब्जर्वर O dash at time t1 dash and t2 dash रेस्पेक्टिवली। द सेम लाइट सिग्नल जब मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश तक पहुंचा तो जल्दी पहुंचेंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट लाइट सिग्नल मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश तक t1 डैश सेकंड में पहुंच रहा है और सेकंड लाइट सिग्नल मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश तक t2 डैश सेकंड में पहुंच रहा है। नाउ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर ओ डैश इन फ्रेम S डैश व्हिच इज मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी v कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट with respect to stationary clock appears to be longer by a factor
1/√1 माइनस v² by c² compared to time interval between same two events recorded by observer O in frame S, which is stationary with respect to clock. This effect is called time dilation. तो दोनों लाइट सिग्नल्स के बीच का जो टाइम इंटरवल मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश ने फ्रेम एस डैश में रिकॉर्ड किया है, जो कि क्लॉक से रिलेटिव मोशन में है, वो 1/√1 माइनस v² by c² के फैक्टर से ज्यादा होता है देन द टाइम इंटरवल जो उन्हीं दो लाइट सिग्नल्स के बीच स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ ने फ्रेम एस में रिकॉर्ड किया है। इस फिनोमेना को टाइम डायलेशन कहते हैं, राइट? So now we define what is proper time. So the time interval between two events recorded by observer O in frame S, which is stationary with respect to clock, is called as proper time. Right? दोनों stationary observer O ने frame S में जो उसके साथ stationary है, right? जो clock से relative motion में नहीं है, उसके साथ rest पर है, तो दो events के बीच जो भी time interval record किया है उसको proper time कहते हैं। So it is given by T0 equal to T2 minus T1. The time interval between same two events recorded by observer O dash in frame S dash, which is in relative motion with respect to clock, is called as dilated time or relativistic time. Right? इन्हीं दो events के बीच जो time interval moving observer O dash ने frame S dash में record किया है, जो clock के साथ relative motion में है, उसको dilated time या relativistic time कहते हैं। Now let us come to some of its mathematics. तो कैपिटल T हो गया T2 डैश माइनस T1 डैश। नाउ हम सबसे पहले लॉरेंस की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाकर T2 डैश और T2 में और T1 डैश और T1 में रिलेशन बनाते हैं। सो लॉरेंस की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से T2 डैश इक्वल टू T2 माइनस XV by c² अपॉन √1 माइनस v² by c² and T1 dash equal to T1 minus XV upon c² upon √1 minus v² by c². Right? Now substituting equation 3 and 4 in equation 2. तो दोनों तीसरी और चौथी इक्वेशन को हमने दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, T2 डैश और T1 डैश की वैल्यू रखी, तो ये बना T2 माइनस कैपिटल T इज इक्वल टू T2 माइनस XV upon c² upon √1 minus v² by c²। इसी तरह हमने T1 डैश की वैल्यू रखी माइनस T1 माइनस XV by c² अपॉन √1 माइनस v² by c²। तो एलसीएम लिया, एलसीएम आया √1 माइनस v² by c², तो T2 माइनस XV by c² माइनस T1 प्लस XV by c²। तो XV by c² का फैक्टर कैंसिल हो गया, तो T इज इक्वल टू T2 माइनस T1 √1 माइनस v² by c²। तो T2 माइनस T1 जो है इक्वेशन 1 से T0 है। तो ये एक रिलेशन बन के आया है डायलेटेड टाइम और प्रॉपर टाइम में, राइट? दैट दिस डायलेटेड टाइम इज इक्वल टू प्रॉपर टाइम T0 अपॉन √1 माइनस v² by c²। नाउ व्हेन v इज इक्वल टू c, राइट, जब ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल है तो डायलेटेड टाइम इज इनफाइनाइट। So for an observer moving with velocity of light relative to stationary clock, the clock appears to be completely stopped, which is impossible. तो अगर ऐसा हो रहा है कि डायलेटेड टाइम इनफाइनाइट हो रहा है, तो दो इवेंट्स के बीच का जो टाइम है वो इनफाइनाइट हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि अर्थ की जो क्लॉक है वो उस ऑब्जर्वर के लिए रुक गई है, जो असंभव है, बिकॉज अर्थ की क्लॉक कभी नहीं रुक सकती, राइट? जब तक एटलीस्ट हमारे अंदर जीवन है तब तक तो नहीं रुक सकती, राइट? तो ये जो है चीज बता रहा है कि ये इम्पॉसिबल है अगर v इक्वल टू c होता है। नाउ two simultaneous events for a stationary observer are not simultaneous for an observer which is in relative motion with respect to clock. So this is a very important statement, right? दो events जो लगातार हुए हैं, राइट? लगातार का मतलब है कि उनके बीच का टाइम इंटरवल 0 है। मान लीजिए दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं लाइक दिस। सो अगर इन दोनों इवेंट्स को कोई ऑब्जर्वर अर्थ पर एक साथ होता हुआ देख रहा है, राइट, ये ऑब्जर्वर अर्थ पर है जो इन इवेंट से स्टेशनरी है, तो जो ऑब्जर्वर इन इवेंट से रिलेटिव मोशन रख रहा है
या अर्थ की क्लॉक से रिलेटिव मोशन रख रहा है, ये इवेंट जो है इस क्लॉक में देखे गए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं, और इस क्लॉक में ये पाया गया है कि इन दोनों इवेंट्स के बीच का टाइम इंटरवल 0 है, एक साथ हो रहे हैं। तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो अर्थ की क्लॉक से रिलेटिव मोशन रखता है, ये इवेंट एक साथ नहीं होते हैं, इन दोनों में कुछ टाइम इंटरवल आ जाता है। यही फिजिक्स का जादू है, राइट। तो हमारी पृथ्वी पर अगर कोई दो इवेंट हो रहे हैं और उनके बीच का टाइम इंटरवल 0 सेकंड है, एक साथ हो रहे हैं, तो इन्हीं दो टाइम इंटरवल्स को अगर हमारी पृथ्वी की घड़ी से कोई अंतरिक्ष यात्री रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसके लिए ये डिफरेंट होंगे, उनमें टाइम इंटरवल आएगा। There will be some time interval between these two events, right? Now time dilation is a real effect. ये हम प्रूव कर सकते हैं कि ये रियल इफेक्ट कैसे है। तो इसमें हम मैसन का एक एग्जांपल लेते हैं। मैसन्स एक्चुअली जो है, ये पार्टिकल हमारे न्यूक्लियस में होते हैं, ये एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन, यानी कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में। तो यही न्यूक्लियर फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, दे आर अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इन न्यूक्लियर फोर्स का जो रीजन होता है वो ये एक्सचेंज पार्टिकल होता है, जो ये न्यूक्लियॉन्स आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ये एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल होता है जिसकी एक लाइफ टाइम होती है, राइट। तो इस रेडियो एक्टिव पार्टिकल का जो लाइफ टाइम, सपोज एक ऑब्जर्वर ने रिकॉर्ड किया, एक मैसन है और एक ऑब्जर्वर है, राइट। अपनी घड़ी में ये ऑब्जर्वर रिकॉर्ड कर रहा है, घड़ी ऑब्जर्वर के साथ हम बना रहे हैं जो कि इससे स्टेशनरी है, और ये मैसन जो है सपोज ब्रेक कर रहा है, राइट, न्यूक्लियस में। तो इसका जो भी लाइफ टाइम इस ऑब्जर्वर ने अपनी घड़ी में रिकॉर्ड किया है, वो प्रॉपर लाइफ टाइम रिकॉर्ड किया है। लेट मी टेक इट एज कैपिटल T0। नाउ दूसरा केस है कि ये ऑब्जर्वर जो है न्यूक्लियस से, ये जो मैसन है ये न्यूक्लियस से बाहर आकर के टूट रहा है, राइट, ऐसे। सो अब इसकी वेलोसिटी इज वेरी हाई, जो कि कंपेरेबल टू सी है। ऑब्जर्वर यहीं खड़ा रह गया है, यहीं पर दिखा रहे हैं, क्लॉक भी उसके साथ ही है, लेकिन मैसन जो है अब क्लॉक से रिलेटिव मोशन में आ गया, राइट। सो इस रिलेटिव मोशन में इस ऑब्जर्वर को इस मैसन का जो लाइफ टाइम रिकॉर्ड हो रहा है अपनी क्लॉक में, वो T0 ना होकर डायलेटेड लाइफ टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, and that is capital T. So this dilated lifetime is greater than the proper lifetime of this mason, और ये dilated lifetime इस मैसन की वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। जितनी तेज ये मैसन चलेगा उतनी ज्यादा dilated टाइम होगा, राइट। So this proves that time dilation is a real effect. So for a stationary observer, the lifetime of a mason moving with very high velocity comparable to velocity of light appears to be longer by a factor 1/√1 - v²/c²। तो ये जो डायलेटेड टाइम इस ऑब्जर्वर को चलते हुए मैसन का, जब वो चलते हुए डेड हो रहा है और वो हैवी हाई वेलोसिटी से चल रहा है, जो ऑब्जर्वर रिकॉर्ड कर रहा है उसकी डायलेटेड लाइफ टाइम वो 1/√1 - v²/c² के फैक्टर से लॉन्गर होता है देन प्रॉपर लाइफ टाइम। So this dilated lifetime is T equal to T0/√1 - v²/c². T0 is proper lifetime of Mason, capital T is relativistic lifetime of Mason, and V is velocity of Mason. So ये अगर AKTU में पूछा जाता है कि prove that time dilation is a real effect, so आप इस Mason के एग्जाम्पल को दे सकते हो। So I hope that you have been clear this long answer question for your examination.